नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट की तरफ से एक फिर नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। कल राज्यसभा में वक्फ बिल पर करीब 12 घंटे चर्चा हुई और उसको सत्ताधीश दल द्वारा यानी बीजेपी सरकार द्वारा पास करवाया गया। तो क्या क्या चर्चा हुई, चर्चा में किस किस ने क्या क्या बयान दिया, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मोदी साहब ने कहा यह बहुत बड़ा सुधार है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और कांग्रेस और डीएमके विरोध में उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्ष के सभी लोगों ने बिल को स्वीकार नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि इसमें कई खामियां हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा तो हर वक्त सही नहीं होती है बात, कभी कभी चल जाता है, परंतु अगर आप विपक्ष उतना मजबूत नहीं है तो आप उसको दबाने का काम कर रहे हैं और मुसलमानों के धार्मिक कार्यों में आप अड़ंगा लगा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात 12 घंटे से ज़्यादा लंबी चली चर्चा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े हैं। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाने वाला है। मोदी साहब ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल के पास होने को एक बड़ा सुधार बताया है, इसको रेक्टिफिकेशन बताई है। जबकि 2013 में जो बिल पास हुआ था उसमें बीजेपी के लोग जो है वो भी टीम में शामिल थे, उनके भी सुझाव लिए गए थे, उनके भी सुझाव माने गए थे। उन्होंने शुक्रवार सुबह एक्स पर लिखा कि यह कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, गरीब पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगा। बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हो मोदी साहब। आप पसमानदा मुसलमानों का इस्तेमाल करोगे, जहां तक मेरी समझ कहती है। तो पीएम ने कहा क्या है? कहा यह है वक्फ संपत्तियों में सालों से गड़बड़ी हो रही थी, जिससे खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हो रहा था। नया कानून इस समस्या का दूर करेगा। नहीं साहब, आपकी नज़र उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर है। लुटेरे हो आप, लूट लोगे उनका सारा सामान, देश को बेच बेच कर खा गए हो आप। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान बीजू जनता दल ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। पार्टी ने कहा संसद अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने, क्योंकि बीजू जनता दल को भी अच्छा धक्का मोदी साहब ने लगाया है। नवीन पटनायक को धोखा दिया है। ये धोखेबाज आदमी है हमारा प्रधानमंत्री। क्या कहा उन्होंने कि बिल पर फैसला करना है तो अपनी मन की इच्छा से वोट दो। भारतीय जनता पार्टी सांसद जो है सुधांशु त्रिवेदी, जो कि बढ़ चढ़कर बहुत ज्यादा ऊल जलूल बोलते रहते हैं, बेमतलब बोलते हैं, कोई रेलेवेंट बात नहीं करते वो। इस दौरान उन्होंने कहा है कि एक बार ताजमहल पर भी दावा कर दिया था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। इधर विपक्षी वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में लगे हुए हैं। और क्यों ना करें, जब एक गवर्नमेंट, एक केंद्रीय सरकार एडमेंट हो जाए किसी बात के लिए तो उसको सबक सिखाना ही चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एसके स्टालिन के बाद अब कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि संविधान की रक्षा के लिए हर मंच पर आवाज उठाते रहेंगे। देखो, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यह है कि वो सत्ता पक्ष को सही करे, उनकी कमियों को बताए। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज पहला जुम्मा है, मतलब कल ये पास हुआ जुमेरात को और आज जुम्मा है। तो देश के हालात क्या रहेंगे देखने वाली बात यह है और उस पर नजर रहेगी। यूपी के कई शहरों में तनाव के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया गया है। दिल्ली, मुंबई आदि जो हमारे दूसरे शहर है वहां पे भी पुलिस को हाई अलर्ट किया गया है। अब राज्यसभा में पास कैसे हुआ? इसके पक्ष में 128 वोट पड़े और विपक्ष में 95 वोट पड़े। लोकसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई थी।
इसके साथ ही 31 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र का भी समापन हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि इस सत्र में वक्फ बिल समेत 16 विधेयक पास किए गए हैं। सदन की प्रोडक्टिविटी 118% रही। सब आप जब डंडे के जोर पर सब कुछ करोगे, 118 नहीं 180% भी कर सकते हो। चर्चा आपने करनी नहीं, विपक्ष की बात सुननी नहीं, मनमानी करनी है, हठधर्मिता करनी है, तो ये 118% मायने नहीं रखता। इससे जनता का भला कितना हुआ ये बताएं आप मेरे को। ये वही बिरला साहब ने वक्फ बिल को लेकर सोनिया गांधी को नसीहत दी है। अब देखो, ये जो है बिरला साहब, ये अपनी बेटी की नौकरी तो लगवा लेते हैं और ये पक्के चमचे हैं उनके, मोदी साहब के। ये इसीलिए क्योंकि इनको पर्सनल फायदा मिल रहा है, इसलिए ये उल जलूल बातें करते हैं। बिरला ने वक्फ बिल को लेकर सोनिया गांधी को नसीहत दी। इस पर विपक्षी सांसदों ने बिरला के खिलाफ नारेबाजी की। सोनिया ने बिल के पास होते वक्त संसदीय प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। ये प्रक्रिया पूरी नहीं है साहब, इसीलिए सवाल उठाए गए हैं। और वो राज्यसभा में है और कई वर्षों से उनको सांसदी का एक्सपीरियंस भी है। जेडीयू ने बिल का सपोर्ट किया। 5 मुस्लिम नेताओं ने विरोध में पार्टी छोड़ दी है उनकी। नीतीश साहब, ठुल्ला बन के घूमने वाले हो आप। बिहार के अंदर आ रहे हैं चुनाव, आपकी जो है पूरे कपड़े तार तार किए जाएंगे, देखना आप। ये जो पलटू राम है ना, इसका पूरा तख्ता पलट दिया जाएगा। जेडीयू ने वक्फ बिल संशोधन पर मोदी सरकार का समर्थन किया। इसके बाद बिल को समर्थन देने से नाराज 5 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, अलीग, भोजपुर के पार्टी सदस्य दिलशान रईन और मोतिहारी की ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं। अब हुआ क्या है, रिजिजू साहब कहते हैं कानून में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी केंद्रित बदलाव लाएगी। तो कहा क्या है उन्होंने, व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए इस बिल को। व्यापक चर्चा कहां हुई साहब, आपने विपक्ष के सारे संशोधनों को नेगेटिव कर दिया, माना ही नहीं है। आप तो एडेवेंट हैं। बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जेपीसी के बाद बुधवार देर रात चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा में पारित कर दिया गया। संशोधन बिल में हमने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक्यूरेसी पर ध्यान दिया है, ये कहना है किरण रिजिजू का। जबकि किरण रिजिजू जो हैं वो कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। उन्होंने कहा संशोधन बिल में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा, गरीब मुसलमानों को न्याय मिलेगा और हमारा यही उद्देश्य है। आप तो पसमानदा मुसलमानों को इस्तेमाल करते हो रिजिजू जी, किस चक्कर में हो? कितना झूठ बोलोगे संसद के अंदर शपथ लेने के बाद में। रिजिजू जी बोले हैं वक्फ बिल के ओरिजिनल ड्राफ्ट पर अब के ड्राफ्ट को देखें तो कई चेंज किए हैं हमने। कौन से चेंज किए हैं? जैसे जेपीसी में ज्यादातर लोगों के सुझाव स्वीकार कर लिए गए। विपक्ष को तो स्वीकार ही नहीं किए, सत्ता पक्ष के किए आपने। लोकतंत्र का नियम यही है, जिसका बहुमत होता है वही सरकार बनाता है और वही कानून भी बनाता है। और ये सरकार तो डंडे के जोर पे बना रही है, गुंडागर्दी कर रही है पूरी की पूरी। खड़गे साहब ने कहा है कि मेरे पास वक्फ की 1 इंच जमीन भी नहीं है। ये बीजेपी द्वारा फैलाया गया नरेशन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड किसको देंगे ये सामने नहीं आया। व्यापारियों को देंगे, अडानी को देंगे, अंबानी को देंगे, अपने चाचा को देंगे, मामा को देंगे, ताऊ को देंगे, किसको देंगे? अपने भाई को देंगे, दोस्त को देंगे? ये पता ही नहीं है सरकार का। सरकार बिकी हुई है, निकम्मी सरकार है ये। अडानी अंबानी जैसे लोगों को खिलाएंगे। मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं, आप इसे वापस ले लें, इसे प्रेस्टीज इशू ना बनाएं साहब। आपकी तो हर बात पर, छोटी छोटी बात पर इज्जत उछल जाती है। आपकी इज्जत इतनी सस्ती हो गई, भरे बाजार में उछल जाती है वो। इसे प्रेस्टीज इशू ना बनाएं, संविधान के खिलाफ है। अनुराग ठाकुर बड़बोला आदमी है, इससे घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं है। इसके पिताजी जो हैं धूमल साहब, वो बहुत सॉफ्ट किस्म के आदमी थे और ये बहुत बदमाश टाइप का आदमी है, बदतमीज परले दर्जे का निर्लज्ज आदमी है ये। अनुराग ठाकुर आरोप लगाते हैं कि मेरे परिवार के पास वक्फ की जमीन नहीं है। बताना चाहता हूं कि
अब खड़गे साहब ने क्या कहा, विपक्ष के सभी लोगों ने बिल को स्वीकार नहीं किया। इसमें इसका मतलब यही है कि इसके अंदर खामियां हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होनी चाहिए। नड्डा साहब ने क्या बोला, नड्डा साहब कह रहे हैं सदन में इस बिल का समर्थन करेगा, मतलब बीजेपी समर्थन कर रही। बीजेपी ने तो पेश ही किया इस बजट को। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि सदन इस बिल का समर्थन करेगा। 2013 में यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल के लिए जब जेपीसी बनी थी तब उसमें 13 सदस्य थे। मोदी सरकार ने बनी जेपीसी में 31 सदस्य हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है, आपने बाकी लोगों की तो मानी नहीं, अपने लोगों की मानी है साहब। संजय राउत भी इस पे बिफर गए, उन्होंने कहा मुसलमानों की इतनी चिंता जिन्ना ने नहीं की जितनी तो बीजेपी कर रही है। जबकि बीजेपी का एक भी एमपी राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्य सरकारों में एक भी एमएलए मुसलमान नहीं है। इनके खुद के 2 मुसलमान, उनको घर बैठा दिया गया है नेताओं को। ये करती कुछ और है, बोलती कुछ और है और होता कुछ और है। संजय राउत ने कहा है कि मुसलमानों की इतनी चिंता जिन्ना ने नहीं की। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बिल के खिलाफ कहा, आपको मुसलमानों की चिंता कब से होने लगी? आप लोग उनको चोर बोलते हो कि मुस्लिम आपकी जमीन छीन लेंगे, गले की चेन छीन लेंगे, भैंस ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं ये। 40,000 कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ भाई साहब, जो 1990 में विभिन्न राज्यों में शरण लेकर बैठे हैं, आज तक वापसी नहीं है उनकी। कितने नालायक हो आप लोग। 40,000 कश्मीरी पंडितों की जमीन वापस नहीं मिली, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, 20 व्यक्ति भी मार दिए हमारे मिलिट्री के। आपने क्या किया, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन जो है वो आपने चाइना को सौंप दी है चुपके से। मुझे लगता है मोदी जी ने बेच दी है वो जमीन, उसके पैसे अपनी जेब में रख लिए हैं। सरकार को उस जमीन की चिंता करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो पसमानदा मुसलमानों की चिंता करें। ये बात वो कहते हैं पर करते नहीं है। आरजेडी सांसद क्या बोले हैं जी, इस देश में हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे की आदत है। आरजेडी मनोज सांसद जो है, मनोज झा, जो कि स्कॉलर हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं हिंदी इंग्लिश पर, उनकी बहुत अच्छी कमांड है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिल के खिलाफ कहा है कि बहुमत आज़ादी की गारंटी नहीं होता। बहुमत है तो इसका मतलब ये थोड़े कि आपको आज़ादी मिल गई, इंडिपेंडेंट हो गए आप और आप जो भी करोगे आपकी बातों को माना जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि आज़ादी की गारंटी नहीं होता, जहां चाहे खुदाई करके चीज़ों को तलाशा जा रहा है। इस देश में हिंदुओं को मुसलमान की आदत है और मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और सिखों को हिंदुओं की आदत है, सिखों को मुसलमान की आदत है। ये हल मिलकर रहने वाले लोग हैं। संजय सिंह क्या बोले, आम आदमी पार्टी के, वक्फ संशोधन विधेयक पर आए सुझावों को सार्वजनिक किया जाए। भाई आप सारे सुझाव सामने क्यों नहीं लेके आते, आपको तकलीफ क्या है? आपने तो बताया ही नहीं कौन कौन से सुझाव आए हैं। मुस्लिमों का भला कर रहे हैं, पूरी सरकार एक भी मुस्लिम नहीं है। इस बिल के बाद धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा किए जाने का काम करने वाले हैं बीजेपी वाले। ये संपत्तियां लोगों को और अपने दोस्तों को देंगे, बेच देंगे। इस बिल पर हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध किसी को भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आने वाला है। मोदी जो है वो सबको लाइन में लगाएगा, ईडी भेजेगा, आईटी भेजेगा और सीबीआई भेजेगा, और बगैर मतलब के, बगैर आधार के उनके खिलाफ मुकदमे भी करेगा। ये पक्का है। सरकार ने 1 करोड़ सुझाव आने की बात कही है। पूरे देश को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। इससे साफ कितना होगा कितने लोग वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में थे और कितने विरोध में थे, ये भी बताया जाए। वक्फ संशोधन बिल में है क्या, ये देखने वाली बात है। 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। 1 साल बाद यानी 1955 में इस कानून को बदलाव करके राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इसीलिए 32 बोर्ड बने राज्यों में। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों के में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए अलग अलग बोर्ड है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई। 1954 के इसी कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को लेकर आई है। जो 4 बड़े अंतर हैं वो हम आपको पहले बता चुके हैं, और विवाद की वजह क्या है ये बताने की अब कोशिश करते हैं। बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। विरोध की वजह यह है, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इससे वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। महिला सदस्य हैं,
बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। विरोध की वजह क्या है? कुछ समूहों का मानना है कि इससे वक्फ परंपरागत ढांचा बदल जाएगा। वक्फ संपत्तियों का सर्वे रजिस्ट्रेशन प्रस्ताव क्या है? वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा, रेवेन्यू ऑफिस में किया जाएगा। विरोध की वजह क्या है? कि सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा और जो मुस्लिम लोग हैं उनका नियंत्रण कम हो जाएगा, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में दखल कम होगा। ये कहने की बात है, परंतु मुझे लगता है सरकार दखल देना ज्यादा शुरू कर देने वाली है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, क्योंकि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है। बिल के विरोध की क्या वजह है? विपक्ष का कहना है कि इससे न्याय प्रक्रिया में देरी होगी साहब, पहले ही लाखों केस पड़े हुए हैं और आप उनके ऊपर केस लाद दोगे तो ये तो जो हमारे जज साहब जो हैं, जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन पर भार लादने वाली बात है ये। और आप भार लादे बिना मानोगे नहीं, क्योंकि आप काम ही ऐसे करते हो। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ के पास ज़मीन है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। वक्फ क्या है? वक्फ अरबी भाषा के वकूफ़ा शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में यह दान देने का एक तरीका है। ऐसी संपत्ति को सामाजिक काम के लिए दान कर दी जाती है, वो वक्फ संपत्ति कहलाती है। दान दी गई संपत्ति में चल, मतलब उसमें चल संपत्ति भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है। रुपए जेवर आदि या अचल घर जमीन आदि संपत्ति दोनों हो सकती है। संपत्ति दान करने से वाला व्यक्ति यह तय कर सकता है कि उसकी संपत्ति किस काम आएगी। स्कूल बनाना, मदरसा बनाना, यह उनका अधिकार है। आमतौर पर वक्फ संपत्ति या इससे होने वाली आमदन धार्मिक स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिद, अनाथालयों में रखरखाव में खर्च होती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसमें जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें किरण रिजिजू साहब चेयरमैन हैं, SP सिंह तेवतिया सेक्रेटरी हैं, 8 सदस्य हैं, एक चेयरमैन है, एक CEO है जो IAS अधिकारी होते हैं, एक मुस्लिम विधायक, एक मुस्लिम सांसद, एक मुस्लिम एडवोकेट। ये हम पहले आपको बता चुके हैं। वक्फ का इतिहास जो है ये बहुत पुराना है। बताते हैं 570 ईस्वी में पूर्व पैगंबर मोहम्मद साहब के खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग था। इस बाग से होने वाली आमदनी से मदीना के लोगों को मदद दी जाती थी। वक्फ संपत्ति के बारे में पहले उदाहरणों में से ये एक अच्छा उदाहरण है। एक अतहर हुसैन और खालिद रशीद ने अपनी किताब भारत में वक्फ कानून और प्रशासन 1968 में बताते हैं कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में दिल्ली सल्तनत के समय में भारत में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था शुरू हुई थी। मुल्तान मुजाहिदीन गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव वक्फ के जरिए दान किए थे। ब्रिटिश राज में भी लंदन की प्रीवी काउंसिल ने 4 जजों ने वक्फ कानून को अवैध घोषित कर दिया था। इस फैसले को पलटने के लिए मुसलमान वाकिफ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 कानून बनाया गया था। आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से अलग से कानून बना। 1964 में देश में पहली बार सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल की स्थापना की गई थी। ये हमने अभी आपको आधा जो है थोड़ा सा रह गया है, तो उसमें टाइमलाइन क्या है, 8 अगस्त 2024 को क्या हुआ था, 9 अगस्त 2024 को 31 मेंबरों की JPC मीटिंग कमेटी बनाई गई थी अगस्त 24 में, और जनवरी में 2025 में कमेटी की 34 बैठक हुई। ये सारा ब्यौरा दिया गया। 30 जनवरी को क्या हुआ, 28 मार्च को क्या हुआ, 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 मार्च को राज्यसभा में पास हुआ। तो ये हमारी पेशकश आपको थी वक्फ के संबंध में। राज्यसभा में जो कार्यवाही हुई उसके विषय में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जानकारी फ्रूटफुल रहेगी, ये काम आएगी। इसी के साथ हम इस एपिसोड को विराम देते हैं और एक बार फिर से आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कम सब्सक्राइब होने की वजह से हमें उत्साह में कमी रहती है और हो सकता है इसको हम लंबे समय तक ना चला पाएँ। तो आपसे विनती है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करें। हमारी बातें अगर पसंद आती हैं तो इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।